चलो दिखाओ क्या है। डिस्ट्रॉय एंड डिवास्ट एंड रूइन, ये सब तो सेम में आता है बेटा। अगर आप कहोगे डिस्ट्रॉय तो डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्ट्रक्ट एंड डिवास्ट, डिस्ट्रॉय, ये सब सेम है। जैसे मतलब नाश करना, रूइन का मतलब भी नाश करना होता है, नाउन में भी आता है रूइन, है ना। डिस्ट्रॉय खाली वर्ब है, बस इसका ये डिफरेंस है, डिस्ट्रॉय वर्ब वगैरह। अच्छा, डाउट नहीं आ रहे वर्ब चैप्टर से? बा सचिन, इसका मतलब समझ लो कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रही हूँ। स्पीक और टेल का देखो ना, टेल किसी को बोलते हो ना, लेकिन एक है ना टेल, डू नॉट टेल अ लाई, तो टेल अ लाई में देखो टेल वर्ड यूज करते हैं, जबकि किसी को बोल नहीं रहे होते। स्पीक मतलब बोलना, है ना। CHSL का एग्जाम तक डेट क्या है? मार्च में था ना। देखो एक बार डेट बताओ, एग्जैक्ट बता दूं तब तक। द ओल्ड कार डैश अलोंग द स्टोनी रोड, देखो स्टोन वाला रोड जो होता है ना, जहां पे थोड़ा चलाना मुश्किल हो। अब क्रीक, जानते हैं क्रीक कौन करता है? डोर क्रीक्ड। आप कहोगे कैसा आवाज होता है क्रीक्ड? तो भूतिया पिक्चर देखे हो, है ना, जो ओल्ड डोर का आवाज है तो कर करके खुलता है वैसे। तो इसका ध्यान रखना, क्रीक का मतलब होता है साउंड ऑफ एन ओल्ड डोर, साउंड ऑफ एन ओल्ड डोर, है ना, वो क्रीक होता है। तो डोर क्रीक्ड करता है ना। अब आप क्रॉल, क्रॉल का मतलब तो रेंगना होता है। अब जो रेंगने वाले जानवर होते हैं वो क्रॉल करेंगे, या आप अगर 4 हाथों पैर पे चलोगे तो क्रॉल करोगे, है ना। लेकिन चग्ड जो है ना, एग्जैक्ट वर्ड यहां पे चग्ड होगा, और चग का मतलब लिख लेना the sound made by a laboring engine। जुलाई में खत्म है, जून, बहुत ज्यादा सिलेबस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप लोग चाहोगे तो मैं अपने क्लासेस से कनेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों को। वो पूछना पड़ेगा क्लासेस में, आपको पता है ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, वो भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है। डिस्टर्बेंस क्या मतलब, आपको महसूस होगा कि क्लास चल रहा है। यहाँ तो आपको बड़े शांति से पढ़ रहे होगे, वहां पे बच्चे भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं एक बार देखूंगी अगर पॉसिबल हो पाएगा, अगर आप परमिट करोगे तो, अगर आपकी इच्छा होगी तो मेरे और जो बैचेस चलते हैं ना उसके साथ कनेक्ट करके आपको चैप्टर वाइज में दे दूं। तो इट्स योर विश। देखो बात क्या है, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप चाहते हो सिलेबस ज्यादा निकल जाए तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग का भी ये जो लगाया है ना मेरा स्क्रीन, जिससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो भी वहां हो, बच्चे भी साथ में रहेंगे, चैप्टर वाइज में डाल दूंगी तो आपके कई चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इट्स योर विश। अगर आप लोग परमिशन दोगे तो मैं वैसे भी कंप्लीट करा सकती हूँ आपको। तो बीच बीच में आपको कभी मॉर्निंग कभी क्लास होगा, दोपहर भी होगा, आपको नोटिफिकेशन तो मिल जाएगा। इट्स योर विश। यू सी, आ जाओ वापस। चग्ड देखते हो, कभी बहुत ज्यादा लगता है जैसे कि चढ़ाई है और गाड़ी चढ़ाते देखते हो फट फट आवाज करता है, फिर गूं करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो इंजन है ना उस पर बहुत बोझ पड़ रहा है ना, तो वही चग्ड होता है। द साउंड मेड बाय अ लेबरिंग इंजन इज चग्ड। यानी कि देख लो क्या है ये, बहुत अजीब सा चीज है। इसका मतलब है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। आ जाओ फिर से, मैंने कहा ना क्वेश्चन देखोगे तब पता होगा ना कि कहां से क्वेश्चन आता है। अब आ जाओ। लीव्स क्या करते हैं? डोर्स तो बता दिया आपने, क्रीक करता है। लीव्स का आवाज क्या होता है? जैसे देखते हो कभी कभी आप देखते हो जब पेड़ के पत्ते जो होते हैं, हवा बहती है तो एक दूसरे से टकराते हैं, साउंड मेक करते हैं, है ना। तो जैसे होता है ना जैसे सरसराहट सब टाइप का, एक दूसरे से घिसते हुए जो निकलते हैं, तो सरसराहट। लीव्स रसल, क्रीक लगा रहे हैं तो रसल लगा दे, क्योंकि आई वॉज अफ्रेड, मैं बहुत डर गई थी, बिस्तर से नहीं निकल पा रही थी। क्यों? क्योंकि पेड़ पे जो पत्ते थे उसकी सरसराहट और दरवाजे का जो कर्र से आवाज करना, है ना, ये दोनों मिलके मुझे डरा रहा था। आज आप फिर से देखते हैं आगे। ट्रेन
क्या करता है आवाज ट्रेन का, जो खड़खड़ खड़खड़ करके चलता है, ट्रेन जो चलती है उस पे पटरियों पे, वो इनमें से कोई नहीं रैटल है, रंबल्ड भी नहीं होगा। अब देखो मैंने सेकेंड फॉर्म लगा दिया है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगा दो सब, कोई बात नहीं। रैटल्ड, और जो ट्रेन देखते ना गाड़ी, तो क्या कहते हो, गाड़ी हॉर्न बजाती नहीं कहते, गाड़ी सीटी बजाती है ना, एंड विसिल्ड। बज, तो बज आवाज करता है ना, जैसे बीस जो होते हैं ना, बज बज आवाज करता है ना, जो बजिंग साउंड, वो बज होता है। इसका मतलब है कि ये क्या है, दरवाजा कैसा आवाज करता है, ट्रेन कैसा आवाज करता है, या फिर जो मधुमक्खी वो कैसा आवाज करता है, ये क्या है। दिस मीन्स वी विल हैव टू सी वन मोर शीट, दैट इज साउंड एंड क्राइस। ये आपको देखना पड़ेगा कमल, आज साउंड एंड क्राइस भी डाल देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं समर, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट वरीड ऑल्सो। मैं तो कह रही हूं, आप जैसे देखो सौरभ, आपको हड़बड़ी, आप कह रहे हो सही होगा मैम करा दीजिए। नाउ सी सौरभ, आई विल ट्राई टू डू वन थिंग, वो अलग कर देती हूँ, इसको अलग कर देती हूँ, जिसको वो देखना है वो भी देख लेगा, बट आई विल हैव टू मेक अ फुल सेटअप अगेन, यू नो इट कॉस्ट अ लॉट, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सौरभ अब आओ, बोलो समझ में आ गया कि लीव्स जो होते हैं वो सरसराहट की आवाज को रसल कहते हैं, और डोर होता है जो कर्र से खुलता है वो क्रीक करता है। इसका मतलब है कि अगर मधुमक्खियां बजिंग करती है तो उसके क्राइस को, यानी उसकी आवाज को, और साउंड जो मैंने कहा सब चीज के साउंड, यानी कि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो यू विल हैव टू सी दिस पोर्शन ऑल्सो, है ना। अब आओ नेक्स्ट एक और है जो वर्ब पे बेस्ड है, वो मैं समझा दूं आपको, और वो आई थिंक लास्ट पोर्शन है, लेकिन उसको मैं इसके साथ नहीं लेती हूं, उसको मैं टेंस के पहले उठाती हूं। इसीलिए आज और नेक्स्ट एक और पोर्शन है, उसको खत्म कर लें। इसका तो मैंने करा दिया था, इसलिए मैं कुछ और दे देती हूँ।
हो गया? चलो ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं आई मेड अ लेक्चर, तो आई डिडंट मेक अ लेक्चर, आई गेव अ लेक्चर और आई डिलीवर्ड अ लेक्चर। लेकिन स्पीच जो है ना, इसके साथ ही डिलीवर का सेकेंड फॉर्म लगा दे रही हूं मैं ऐसे ही डिलीवर्ड अ स्पीच। आप ब्लड को गिव नहीं करते हो, आप ब्लड को डोनेट करते हो, ठीक है? हम कहते हैं मैंने निर्णय ले लिया, ले लिया मतलब टेक का सेकेंड फॉर्म टुक लगा दिए। आई डोंट टेक डिसीजंस, आई मेक डिसीजंस। ये ऐसा वर्ब है जो इसके साथ यही वर्ब फिट होगा। जैसे इसमें तो आप समझ सकते हो कि ब्लड डोनेट ही करते हैं, है ना? उसी तरह से हेल्प तो गिव भी करते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन में आया था तो रेंडर इज अ बेटर ऑप्शन, राइट? कीट्स आइडियाज की बात हो रहा है कि जॉन कीट्स अपने पोयम में आइडियाज को आप क्या करते हो? एक्सप्रेस करते हो, ठीक है? और सिंग अ सॉन्ग तो सबको पता है। अगर मैं गाना बनाने की बात करूं तो फॉर्म, मेक, वो सब कुछ नहीं लगेगा, कंपोज लगेगा। अब देखो अपने टैलेंट से गाना क्रिएट कर रहा है, वो तो क्रिएटेड लगाना चाहिए था, नहीं लगा सकते, कंपोस्ट लगाना पड़ेगा। मतलब कई ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर अवस्था में, एक पर्टिकुलर एक्शन के साथ सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। क्या कहा? कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक्शन के साथ सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं, मोस्ट सुटेबल होते हैं। हमें उसे ही लगाना पड़ेगा। वी कैन नॉट यूज एनी अदर वर्ब। समझ में आया? और ये आप लोग देखोगे सेंटेंस, लिख लेना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। चलो इसको भी आज ही दिलवा देती हूं मैं, टाइप 3 में। सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप 3 एक है, शीट है, वो भी आज याद रखना। साउंड एंड क्राइज एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप 3, ये दोनों डाल देना। हाँ बताइए, वर्ब वाली शीट कर आप कर लो राघवेंद्र। अगर जो जो क्वेश्चंस पूछोगे मैं करा दूंगी। ऐसे भी नेक्स्ट क्लास मैंने सिर्फ वर्ब के क्वेश्चंस के लिए रखा हुआ है। आप भी लेके आओ, मैं भी और लेके आऊंगी। हाँ समर, आप ये काम कर सकते हो। आप ये काम कर सकते हो कि मैं जो चैप्टर्स है वो आपके वीडियोस तो डाल दूंगी, तो आप अगर चाहो तो वो भी देखते रहो, और साथ में यहाँ पर तो एक लय से चलता ही रहेगा। यहाँ का क्लास में वहां नहीं लगा रही, मैं वहां पे वो चैप्टर्स लगा दूंगी पढ़ा के, और आपके साथ ही पढ़ाऊंगी जो चैप्टर्स बाद में होता है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? और यहाँ पर एक लय से चलता रहेगा। वो बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब रविंद्र कुमार, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। हो गया? इसका मतलब लिखो नीचे। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, देयर आर सर्टेन एक्शंस, जिनके साथ एक निश्चित वर्ब ही सर्वाधिक उपयुक्त होता है, with which only a particular verb is the most appropriate one. इन वर्ब्स का ही चयन इन एक्शंस के साथ करें। यू with these actions. Use these verbs with these actions.
हो गया। अब सुनो, पूरे वर्ब में दो ऐसा है जो आया है। कौन सा? बस अभी जो दो पन पढ़ाया उसको मैं नेक्स्ट क्लास में चाहूंगी कि मैं आपको थोड़ा समझा के आगे बढ़ा दूं। एक तो साउंड एंड क्राइस है, कौन जानवर या कौन वस्तु कैसा आवाज करता है, उस आवाज को मैं क्या समझाऊं। फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगी कि कैसे कौन सा क्या आवाज होता है ना। दूसरा कि कौन से एक्शन के साथ कौन सा वर्ब मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाना चाहूंगी। और इसीलिए मैं कह रही दोनों शीट आज शेयर कर लेंगे। ये दोनों पोर्शन मैंने बहुत हल्के में निपटाया सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये डिटेल में शीट में है, तो मैं शीट को साथ में आपके साथ करूंगी। तब तक आप क्या करोगे, उसको पढ़ के रखो, कोई डाउट हो तो पूछो, है ना। रिपीट करना है। अच्छा, मैंने कहा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी एक्शन के साथ सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। देयर आर सर्टेन वर्ब्स दैट आर मोस्ट एप्रोप्रिएट विथ सर्टेन एक्शंस। इन एक्शंस के साथ इन्हीं वर्ब्स का प्रयोग करना चाहिए। These actions must take these verbs only. और रमेश, अभी ये बैच बहुत लंबा चलेगा, इसीलिए आप वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे लोडेड हो जाएंगे। मैं लास्ट में उनको पढ़ाऊंगी, इसलिए कह रही हूं अगर आपको हड़बड़ी होगा तो देख लेना। राघवेंद्र, मैंने यही कहा ना राघवेंद्र कि प्रॉब्लम क्या है ना, यूट्यूब में बहुत सारे लोग इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। अब आप कह रहे हो आप समझ में आ रहा है, तो अब देख लो हम लोग क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है यूट्यूब में वही लोग पढ़ा रहे हैं ज्यादातर जिनको कोई जानता नहीं, वो चाह रहे कि मुझे लोग जाने। अदरवाइज हमें यूट्यूब में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा सुमन, लर्न करना पड़ेगा, वो दोनों शीट को लर्न करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। हाँ 2019 में ऑफ कोर्स यार, उसके पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है ना सचिन, ऑफ कोर्स उसके पहले कंप्लीट करना ही है। देखो मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि या तो आप ड्यूरेशन बढ़ाओ, नहीं तो सिलेबस को शॉर्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम के बाद तो पढ़ोगे नहीं, है ना। चलो वोकैबुलरी में कहां तक कर लिया था हम लोगों ने? दे दो शीट मुझे। चलो अब आ जाओ फोर्थ नंबर पे, ठीक है। पोर्टल में हो गया है, शेयर पोर्टल में कर लिया है, तो आप जरा उसमें भी कर लो, टेलीग्राम में भी। फिस्ट फाइटिंग का मतलब होता है आप जब मुट्ठी से लड़ते हो तो फिस्ट फाइटिंग होता है बेटा। शीट कहाँ है? शीट ऐप में भी है, पोर्टल में भी है, और अभी टेलीग्राम में भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला वर्ड आते हैं, दैट इज सेलिब्रेट। पहले मैं आपको बहुत सारे वर्ड एक साथ लिख दूं सेलिब्रेट से रिलेटेड।
जितने वर्ड एक साथ आपको देखने होंगे सब शादी से रिलेटेड वर्ड है, सारे वर्ड शादी से रिलेटेड है। देखो सबसे पहले वॉल्यूम 2 का कवर पिक भी डाल देना। नेक्स्ट चैप्टर सौरभ टेंस होगा। रविंद्र कुमार हजारीबाग, सोचो मेरे गिरिडीह से कितना नजदीक है, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पा रही हूँ, गिरिडीह ही नहीं जा पाती हूँ। बस एक बार जाती हूँ साल में अपने फादर की बरसी पे 1 नवंबर को, और हजारीबाग बहुत नजदीक है हमारे घर से। आ जाओ सेलिब्रेट। देखो सेलिब्रेट बना है सेलिबेसी से, सेलिबेसी होता है ब्रह्मचर्य, तो सेलिब्रेट होते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपने आप को अपोजिट जेंडर से बचा कर रखते हैं। दे डू नॉट वांट टू गेट इंडल्ज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो होते हैं। इससे ब्रह्मचारी इसका लिखना, और इंग्लिश में लिखना वन हु restrains from any physical relation। है ना, यह ध्यान रखना। ब्रह्मचारी होते हैं जो अपने आप को, थैंक यू रविंदर, अपने आप को बचा के रखते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप से। लेकिन जो बैचलर होते हैं ना, वो कुछ नहीं, वो बस अनमैरिड मैन को बैचलर कहते हैं, है ना। अब अनमैरिड जो मैन होते हैं, कई बार तो जैसे आप हो, अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप बैचलर हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिसोजिनिस्ट होते हैं। अब मिसो, जहां पर भी मिस वर्ड देखो समझ जाओ हेट, नफरत की बात है, और गायनी वर्ड जहां देखो समझ जाओ महिला की बात है। हालांकि यहाँ पे गायनी नहीं, यहाँ पे जीनी वर्ड आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में। मिसोजिनिस्ट का मतलब है वन हु हेट्स विमेन, है ना। ठीक है, जो महिलाओं से नफरत करते हैं उनको हम मिसोजिनिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब आप मिसोगैमिस्ट, गैमी जो वर्ड है ना, इस ये रूट है शादी का। जानते हो जब एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम जो होते हैं फ्लावर्स में, जब उनका पॉलिनेशन होता है एंड्रोशियम से गाइनेशियम का, तो गैमेट्स बनते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जहां पर एक पुरुष और महिला का मिलन हुआ उनको गैमेट्स यानी कि शादी रूट रख दिया गया, उसी को गैमी को। तो गैमिस्ट हो गया। मिसोगैमिस्ट का मतलब वन हु हेट्स मैरिजेस, वन हु हेट्स मैरिजेस, जो शादी से नफरत करता है वो मिसोगैमिस्ट होते हैं। ठीक है, डैम्सल और मेडन ये ऐसी महिलाएं होती है जो यंग एज की है, महिला भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी लड़कियां होती है जो कम एज की होती है और जो अनमैरिड होती है, इसलिए मैं कहूंगी अनमैरिड गर्ल। इसलिए जानते हो ये जो मेडन वर्ड है ना, इससे कई वर्ड्स बने हैं। जैसे मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, मेडन नेम का मतलब होता है जो शादी के पहले आपका नाम है, यानी आप महिला होंगे तभी शादी के पहले आपका कुछ और नाम होता है, शादी के बाद आप अपने हस्बैंड का सरनेम यूज करने लगते हो, है ना। और मेडन ओवर जानते हो जब फेंकते हैं तो उसमें कोई रन नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे खाली मेडन ऐसे नाउन क्या मतलब है, इसका मतलब है अनमैरिड गर्ल। लेकिन अगर वही गर्ल बुजुर्ग हो गई यानी कि औरत एक एज के बाद, वो स्पिंस्टर कहलाएगी। इसीलिए अनमैरिड वुमन इज अ स्पिंस्टर। हो गया। देखो ये सारे के सारे मैरिज से रिलेटेड वर्ड है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब आओ
नेक्स्ट वर्ड QUEAN, क्वीन। अब देखो जरा, किसी को अगर क्वीन बोल रहे हो, बड़ा खुश है, बस उसका एक स्पेलिंग, एक लेटर चेंज कर दो तो आप अपना भड़ास भी निकाल लोगे और उसको खुश भी रखोगे। एंड दैट इज क्वीन। ए लगा दिया डबल ई के जगह पे, डबल ई लगाओगे तब तो वो रानी है, और एक ई हटाकर ए लगा दिया, इसका मतलब बिल्कुल बदमाश जो औरत होती है ना, वो क्वीन होती है। इसका मतलब अनैतिक औरत, इमोरल वुमेन। तो देख लो, एक ई हटाकर सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो उसका मीनिंग ही अनर्थ हो गया। देख लो। नाउ कम टू द वर्ड रेल, और एक और वर्ड लगा दूं, डिरेल। ये दो वर्ड। चलो पहले वर्ब में देख लें, और एक नाउन में भी इसका देख लेते हैं। देखो, अगर नाउन में रेल का देखोगे तो हमें पता है रेल होता है ना, और अगर वही पटरी से उतर जाए तो डिरेल हो गया। जैसे द ट्रेन हैज डिरेल्ड, अगर पटरी से उतर जाए ट्रेन तो डिरेल हो जाता है। कई बार आप नहीं कहते हो माई लाइफ हैज डिरेल्ड, यानी कि जो तेजी से भाग रही थी पटरी से उतर गई, तो मतलब समझते हो कि आपका स्मूथ लाइफ नहीं चल रहा है ना। तो डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतरना। जैसे कॉलेज से तक मजे करते हो, उसके बाद अगर लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो क्या कहते हैं, माय लाइफ हैज डिरेल्ड, मतलब जो मजे से चल रही थी वो अब नहीं चल रही है। अब आओ रेल, ठीक है, नाउन में हम जानते हैं रेलगाड़ी से रेल है। वर्ब क्या है? जैसे कभी नहीं कहते हो किसी का उसका रेल बनाना है, तो व्हाट इज दैट? आप तो वर्ब ही इंग्लिश बता रहे हो भाई। उसका मतलब पता है क्या है? उसका मतलब है उसे अच्छे से डांटना है, टू स्कोल्ड सिवियरली। सो रेल का लिखो टू स्कोल्ड सिवियरली, बहुत बुरी तरह से डांटना इज रेल। ठीक है, चलो अब अगर मैं स्कोल्ड की बात करूं ना, तो क्यों ना स्कोल्ड का सारा मैं सिनोनिम यहीं पर कर लूं खत्म। हो गया। स्कोल्ड, चाइड, रेप्रिमांड, रिब्यूक, रिबफ, रिप्रूव, चैस्टाइज, बिरेट, और एक फ्रेज के रूप में भी यूज करते हैं टेक टू टास्क, और लैम्बास्ट। ये सारा मतलब होता है सबका डांटना। ठीक है,
तो रेल का सिनोनिम में हम जब वर्ब बोलेंगे ना तो इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे. अब our नेक्स्ट वर्ड फिनिश. देखो फिनिश में आपको फिनिश नजर आ रहा है. जब आप कोई अच्छा काम अच्छे से फिनिश करते हो, आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है. देखते हो ना, जब आप अच्छे से कढ़ाई करना जानते हो तो आपकी फिनिशिंग क्या होगी. और आपके हाथ में दे दूं जिसको कुछ नहीं आता है कढ़ाई करना, तो आपका फिनिशिंग देख के कोई भी कह लेगा ये तो कोई नौसिखिया है. इसका मतलब आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है ना, तो आप में फिनिश होता है. फिनिश का मतलब ये नाउन है. इसका मतलब आप में स्किल होता है. ठीक है, आप में एफिशिएंसी है तो आप में फिनिश है. कैलिबर, स्किल, एफिशिएंसी, कैलिबर, फिनिश, ये सब नाउन है जिसका मतलब होता है क्षमता, है ना. जिसका मतलब एक लेवल ऑफ एफिशिएंसी आप में दिखता है. क्लियर. नेक्स्ट आओ होलोकॉस्ट. अब आगे हम लोग फिर से रूट में. अब जैसे मैंने फिनिश को कहा, फिनिश को फिनिश से रिलेट किया. रेल बनाना की का बात कही तो मैंने कहा रेल बनाना मतलब स्कोल्ड करना बुरी तरह से. वहां मैं ऐसे ही जोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि आपको याद रहे, है ना. जैसे क्वीन का मैंने कहा कि एक लेटर रॉन्ग कर दो और उसके बाद आपका भड़ास निकल जाएगा, है ना. यानी कि आप रानी के बदले उसकी गंदी औरत बोल रहे हो और वो भी खुश, आप भी खुश. उसको पता ही नहीं रहेगा कि इसका मतलब क्या है. तो ये सब समझाने का तरीका था. लेकिन अब मैं वापस आ रही हूं रूट में. हो जानते हो कॉस्टिक सोडा, पहले कहते थे कॉस्टिक सोडा रहता है सोप में, इसीलिए हाथ जलने लगता है. तो कॉस्टिक जो भी चीज होता है ना वो जला देता है. तो कॉस्ट इज द रूट ऑफ जलाना. होल कॉस्ट का मतलब हो गया सब कुछ जल चुका, सर्वनाश, सारा एकदम कंप्लीट. जब सब कुछ जल जाए तो क्या होगा, वो होगा एनिहिलेशन. एक सेकंड रुकना. एक लेटर, एक वर्ड है. कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है जब पूरा का पूरा एकदम जल जाए ना सब कुछ. एक्सेसिव जो फायर होता है. ठीक है, एक्सेसिव फायर. जैसे देखिए सूरत में कॉन्फ्लैग्रेशन में कितने लोग जल के मर गए, है ना. कैटेक्लिज्म, कैटास्ट्रॉफ, डिवास्टेशन, एनिहिलेशन, इन सब का मतलब हुआ विध्वंस, नाश, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन. ठीक है. ऐश का मतलब तो होता है बेटा राख. जस्ट अ सेकेंड, जो पूछ रहे हो आप एक बार मैं देख लूं.
एनिहिलेशन में गलत क्या है? एनिहिलेशन तो बिल्कुल सही है। नहीं, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है स्पेलिंग। अरे सॉरी, एनिहिलेशन बोला है मैंने, एनिहिलेशन होगा। मैंने आपको एनिहिलेशन बोला है और गलत लिख दिया, एनिहिलेशन लिख दिया। एनिहिलेशन होता है, ठीक है, एनिहिलेशन, सॉरी। और कुछ? ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आओ CACHE, ये आओ। अब मैं अगर ये कहूं आपको, हम अपने कैश को, कैश समझते हो ना, CASH, जो मेरे पास पैसा है, मैं अपने कैश को CACHE कैश में रखती हूं। प्रोनाउंसिएशन इज ऑलमोस्ट सेम। मैं अपने कैश को कैश में रखती हूं। इसका मतलब है कहाँ रखते हो पैसा आप अपना? कहीं ऐसा जगह जहां पे छुपा के रखा जा सके, है ना? तो CACHE इज व्हाट? इज अ प्लेस, हिडन प्लेस, जहां पे आप छिपा के रखते हो। अ प्लेस वेयर यू हाइड एंड कलेक्ट। अब मान लो अगर मैं ये कहूं कि पुलिस ने वेपन कैश अनअर्थ किया या फाइंड किया, तो सोचो इसका मतलब क्या होगा? ऐसा जगह जो छिपा हुआ था जहां पे वेपन रखे हुए थे। अगर मैं ड्रग कैश कह दूं तो इसका मतलब जहां ड्रग्स रखा गया था, है ना? तो इसीलिए CACHE इज अ हिडन प्लेस, जहां पे आप छिपा के कोई चीज जमा करते हो, ठीक है ना? अब आओ नेक्स्ट वर्ड, albeit। ध्यान रखना, albeit बना है although be it से, इसीलिए although be it का मतलब होगा albeit, मतलब हालांकि। हालांकि दिस मीन्स although, क्योंकि ये बना कैसे? although be it, हालांकि, ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ जुबिलेशन। देखो जरा एक चीज, इसमें वर्ड एक जुबली भी है ना, जुबिलेशन। जब सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली होता है तो हम क्या करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना? तो कहते हैं ना जैसे सेलिब्रेशन, तो जुबली में सेलिब्रेशन, जुबिलेशन कह दिया। अब ऐसा नहीं कि जुबली में ही सेलिब्रेशन जुबिलेशन होगा, ध्यान रखना, जुबिलेशन सेलिब्रेशन दोनों का सेम मतलब हुआ। दोनों का मतलब होता है टू हैव गुड टाइम। दिस मीन्स वर्ब सेलिब्रेट से सेलिब्रेशन बना है ना? तो सेलिब्रेशन एंड जुबिलेशन दोनों सिनोनिम है। नेक्स्ट आओ द वर्ड पेडल। इसको हम इससे रिलेट करके याद करेंगे। पेडल विद द वर्ड PEDAL, ठीक है ना? रिमेंबर, जो PEDDLE वर्ड है ना, इसी से बना हुआ वर्ड है पेडलर। सुनते हो कभी ड्रग पेडलर्स? अब एक बात बताओ, आपको पता है आप दुकान खोल के बैठ सकते हो अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हो तो, लेकिन ड्रग का दुकान कभी खोल सकता है नहीं, क्योंकि ये क्या है? ये गैर कानूनी है। इसलिए ऐसे लोग घूम घूम के ड्रग्स बेच सकते हैं, जो कि जानते हैं कि हम दुकान खोल के नहीं बैठ सकते। इसलिए हम ड्रग पेडलर्स वर्ड तो सुने हुए होते हैं। पेडलर का मतलब होता है जो घूम घूम के सामान बेचता है, इसीलिए पेडल का मतलब हो गया घूम घूम के सामान बेचना, टू रोम एंड सेल थिंग्स। घूम घूम के सामान बेचना इज टू पेडल। तो पेडलर होते हैं वो लोग जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, वन हु रोम्स एंड सेल थिंग्स, ठीक है? जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, द पर्सन इज अ पेडलर,
और पेडल का मतलब होता है घूम घूम के सामान बेचना। वैसे ही जैसे आप महसूस कर सकते हो साइकिल का जो पेडल होता है, ही पेडल्स एंड पेडल्स, देख लो इसका मतलब घूमना साइकिल पे और पेडल मतलब सामान बेचना। तो आप दोनों वर्ड को एक साथ रिलेट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट 4 वर्ड एक साथ आना, मैंने कहा था कई बार ऐसे वर्ड भी आते हैं जो आपको याद रखना आसान हो जाता है। जैसे आप सीधा आओ, बैबल, एक एक्स्ट्रा एल लगा दिया, बस ब्लैबर, गैबल एंड जैबर। एक और वर्ड देखो, चैटर। सुनने में एक जैसा लगता है, बैबल एंड गैबल, है ना। ब्लैबर एंड ब्लैबर, ब्लैबर एंड गैबर। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, गैबर, गिबर, गिबर भी वर्ड लिख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। गैबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ ये सारे वर्ड, है ना। डबल बी, ये सारे वर्ड का मतलब ही हो गया बक बक करना, है ना, टू टॉक नॉनसेंस। आपको एक जैसा वर्ड दिखेगा, दे ऑल मीन टू टॉक नॉनसेंस। हाँ, सही कह रहे हो, पेडल और पेडल पहले आ चुका है एक में। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जुबिलेशन एंड सेलिब्रेशन, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम मीनिंग है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा, जैसे जुबली में हम जुबिलेशन करते हैं, है ना, तो बस समझ जाओ सेलिब्रेट करते हैं तो सेलिब्रेशन कह दिया, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे बैबल, ब्लैबल, गैबल, गैबर एंड चैटर, गिबर, गैबर, ये सारे के सारे वर्ड जो है सिनोनिम है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज एनिमल ट्रेट्स। अब सुनो, एनिमल जो ट्रेट्स होते हैं ना, कई बार आप उससे कोई एक ट्रेट उसका उठा के आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो। जैसे अगर मान लो, अगर मैं ये कहूं दिस सर्पेंटीन रोड इज वेरी डेंजरस, तो मैंने क्या कहा, दिस सर्पेंटीन रोड। जानते हो सर्पेंट, सर्पेंट का मतलब होता है सांप, सांप हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इसी का एडजेक्टिव फॉर्म बना रही हूं तो मैं सर्पेंटीन लगा रही हूं, तो हो गया सांप जैसा। अब अगर सांप जैसा मैं कहूं ना, तो सबसे पहले आपका ध्यान आएगा इस तरह के रोड में और आपको महसूस होगा कि सांप की तरह ही वो रोड घुमावदार है। दिस मीन्स ऐसा ही ट्रेट हम बता सकते हैं एनिमल ट्रेट्स में, और वो जितने होंगे सब एडजेक्टिव होंगे। इससे ध्यान रखना आप लोग। 15 से लेकर 29 तक मैं सिर्फ यही लिखूंगी, सर्पेंटीन का मतलब लिखूंगी स्नेक लाइक, तो सब में ऐसे ही लाइक वर्ड यूज कर दूंगी। मतलब आप समझ जाना, लाइक अ स्नेक या स्नेक लाइक जिसको कहते हैं, आप चाहो तो उसको अगर प्रॉपर वर्ड में लिखना है तो कहोगे लाइक अ स्नेक। नाउ सी, सर्पेंटीन आपके वर्ड 22 में है। मैं यहां से शुरू कर रही हूं क्योंकि इसको समझाना आसान था। इस सर्पेंटीन का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेट को वर्ब के रूप में यूज करते हैं, नहीं, जुबिलेशन इज अ नाउन। अब आओ नेक्स्ट 15 में, दैट इज फेलाइन। अगर फेलाइन वे ऑफ वॉकिंग किसी का है, तो अगर मैं कहूं लाइक अ कैट, तो समझ जाओगे कि जैसे बिल्ली दबे पांव चलती है ना, वैसे वो भी चलता है। अगर मैं उसकी तरह उसको कंपेयर कर रही हूं लाइक अ कैट, तो मैंने क्या कहा, कैट का वो, अगर मैं कहूं फेलाइन वे ऑफ वॉकिंग,
तो समझ जाओगे कि भाई मुझे बिल्ली से कंपेयर करना है ना, तो बिल्ली जैसे चलती है वैसे ही मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आओ 16 में कैनाइन। Now remember, आपके जो दांत होते हैं, किनारे कोने वाले जो दांत होते हैं ना, जो लंबे और नुकीले होते हैं, उससे हम लोग मांस चीरने का काम करते हैं। तो जो कुत्ते होते हैं उनका देखना आप, वो बोला बहुत शार्प होता है, क्योंकि वो कार्निवोरस होते हैं ना, मांस खाने वाले, तो उनके ये दांत बहुत शार्प होते हैं जिससे वो मांस चीर सके। सो कैनाइन इज लाइक अ डॉग। डॉग फैमिली को हम कैनाइन फैमिली कहते हैं। एक्विलाइन इज लाइक एन ईगल। अगर मैं किसी को कहूं एक्विलाइन नोज है उसका, तो आप कहोगे कि ईगल का तो नोज ही नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहूं एक्विलाइन नोज है, तो आप नाक के तरफ देखोगे तो आपको उसका चोंच दिखेगा, तो अब फिर आपको हंसी आएगी खुद सोच के कि उसका नोज को मैं ईगल के बीक से कंपेयर कर रही हूं, है ना। तो उसको आप कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हो। एक्विलाइन इज लाइक एन ईगल। अगर मैं एक्विलाइन आई साइट कह दूं तो समझ जाओगे कि बहुत बारीक नजर है, क्योंकि ईगल जो है ना बहुत ऊपर से ही वो किसी भी चीज को देख लेती है, चाहे वो चूहा ही क्यों ना हो, और उसके झपट्टा मार देती है ना। उसके बाद आओ 18 में, एक्वाइन इज लाइक अ हॉर्स, घोड़े के जैसा। देन 19 में, बोवाइन इज लाइक अ काऊ, है ना, यानी काउस के भी अपने कुछ गुण होते हैं, अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। इफ आई टेल अ स्टूडेंट दैट आई डोंट लाइक योर बोवाइन हैबिट, तो आप समझ सकते हो कि दिन भर बैठ के क्लास में अगर च्युइंगम चबा रहा है, तो वैसे ही जैसे कि एक गाय जुगाली करती रहती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड मैं किस चीज को किससे कंपेयर कर रही हूं, है ना। तो बोवाइन इज लाइक अ काउ। देन 20 इज एसिनाइन, इट इज लाइक एन एस, इसका मतलब लाइक अ डोंकी। अब आपको पता ही है डोंकी से रिलेटेड क्या हम यूज करते हैं, या तो बिल्कुल गधे की तरह मेहनत करता रहता है, या उसकी बुद्धि वैसी है ना। कॉर्वाइन इज लाइक अ क्रो, है ना। सर्पेंटीन मैंने बता ही दिया था 22 में, लाइक अ स्नेक। देन हर्काइन इज लाइक अ गोट। Then leonine is like a lion. Then lupine is like a wolf. Then comes murine, like a rodent. अब आपको rodent की बात अगर मैं कहूं तो like a rat कह दूं तो समझ में आ जाएगा। अगर किसी की बात में कहूं कि इसका म्यूराइन टीथ लुक्स वेरी क्यूट, तो आप समझ सकते हो कि म्यूराइन टीथ मतलब सिर्फ उसके सामने के 2 दांत दिख रहे हैं और दोनों कैनाइन गायब है। तो आप जिस चीज से उसको कंपेयर कर रहे हो, मैंने कहा म्यूराइन टीथ, तो समझ जाओगे चूहे की तरह दांत, है ना। अगर मैं कहूं 25 में ऐसे कहूं हिज ल्यूपाइन एपेटाइट, तो समझ सकते हो वुल्फ की तरह उसका एपेटाइट यानी बहुत खाता है वो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पिस्साइन, इट इज लाइक अ फिश। पिस्सी कल्चर में मछली पालन की बात करते हैं। पिस्सी इज द रूट वर्ड ऑफ फिश। देन 28 इज पोर्काइन, लाइक अ पोक। पोक मतलब पिग के मांस को पोक कहते हैं, इट्स लाइक अ पिग। एंड 29 इज वल्पाइन, लाइक अ फॉक्स। ठीक है। कई बार हम लोग पोर्काइन बॉडी स्ट्रक्चर कह देते हैं, यानी कि पिग की तरह बॉडी स्ट्रक्चर यानी फैट हो गया, या पोर्काइन हम एपेटाइट कह देते हैं क्योंकि कहते हैं ना बिल्कुल पिग की तरह, सुअर की तरह खाने वाला, यानी कि बहुत खाने वाला। लेकिन हालांकि ये बिल्कुल गलत फहमी है, पिग सबसे ज्यादा नहीं खाता, ठीक है, फिर भी इस्तेमाल करते हैं, तो देख लो। सो दीज आर एनिमल ट्रेड्स, वो ट्रेड्स जो बताते हैं कि हम इसको एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद कोई नाउन लगा देंगे। जैसे आप खुद सोचो, अगर मैं म्यूराइन बियर्ड कह दूं यानी कि
गोट की तरह बियर्ड, तो आपको खुद हंसी आएगी सोच के कि गोट की तरह बियर्ड का मतलब क्या हो गया, यानी कि उसकी दाढ़ी गोट की तरह जैसे देखते हो अनकोम्ड और बहुत ही शाबी लुक लगता है गोट के चेहरे पे दाढ़ी, वैसा ही। तो इट ऑल डिपेंड्स आप उसको कहाँ यूज कर रहे हो, किसके रूप में यूज कर रहे हो। इसके बाद नाउन जरूरी हो जाता है, चाहे ये वर्ब के बाद आना चाहिए क्योंकि ये सारे एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। ठीक है, चलो कोई क्वेश्चन है तो पूछो। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। लाइव क्लास तो मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स कम ही करते हैं, ये सारे बाद में वीडियो देखते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, फिर मैं फ्राइडे को आती हूँ, फिर आपको शाम को 5 बजे